इसराइली प्रधानमंत्री की मीडिया से अपील, सावधानी और जिम्मेदारी से करें काम। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टी20 मैच आज गुवाहाटी में 2 मुकाबले जीत चुकी टीम इंडिया की नजर अब सीरीज पर कब्जा जमाने को लेकर। और खबरों को विस्तार से जानते हैं और बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की इस वक्त, जिसमें सुरंग की अगर बात की जाए, जो कि सिलक्यारा की सुरंग है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने पहुंचे हैं। जी, इस वक्त की बड़ी खबर आपके लिए ट्रैक कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी है। अब सरिया और लोहे की पाइप नहीं मिल रही, बल्कि अब सीमेंट के बड़े बड़े टुकड़े मिल रहे हैं जिन्हें काटा जा रहा है। धामी के मुताबिक सुरंग में सब ठीक है, जल्द मजदूरों को निकाल लिया जाएगा। 52 मीटर अंदर जा चुके हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं है, बड़ी बाधाएं दूर कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि सुरंग के अंदर मैनुअल ड्रिलिंग में तेजी है। 57 मीटर तक ड्रिलिंग होनी है। 57 मीटर की दूरी पर सुरंग में पहुंचेंगे। दिवाली के दिन आपको बता दें कि उत्तरकाशी की निर्माणाधीन सुरंग में कैद 41 श्रमिक बाहर निकलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उन्हें बाहर निकालने की जो पूरी कोशिशें हैं वो लगातार त्वरित रूप से की जा रही हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई बाधा जो है उसकी वजह से सफलता नहीं मिल पाती। रेस्क्यू का आज 17वां दिन है। बड़ी खबर आपके लिए ट्रैक करते हुए संभावना है कि 57 मीटर के आसपास जो है ब्रेक थ्रू हो जाएगा। तो ये पूरा पाइप जब चला जाएगा, अभी 1 मीटर तो मेरे सामने ही गया है, तो पहले 51 था और 2 मीटर और चला जाएगा तो ये लगभग 54 मीटर हो जाएगा। इसके बाद एक पाइप और लगेगा। देखिए, जो बड़े जो शुरू में गडर्स इत्यादि स्टील्स मिल रहे थे वो मिलने कम हो गए हैं। अभी जो मिल रहा है सीमेंट का ज़्यादा कंक्रीट मिल रहा है, उसको कटर से काट रहे हैं। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ओपी यादव जुड़ गए हैं। ओपी, मैनुअल ड्रिलिंग की बात खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है। कितनी देर में हम ये सोच सकते हैं कि ये जो कटाई है जो अब आसान लग रही है और श्रमिक बाहर आ पाएंगे? जिस तरह से बीते 12 नवंबर से ये हादसा घटा और उसके बाद आपदा राहत और प्रबंधन कार्य लगातार जारी रहा, उसका आज 17वें दिन हम मान सकते हैं कि देर शाम तक काउंटडाउन शुरू हो चुका है और ये काम अपने अंजाम तक पहुंचकर मजदूर सकुशल बाहर निकलने की उम्मीद है। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, उन्होंने प्रेस वार्ता में भी कहा कि 52 मीटर तक मैनुअली ड्रिलिंग के जरिए हम पहुंच चुके हैं। एक पाइप जो तकरीबन 6 मीटर का होता है उस तक पहुंचने की जरूरत है और मजदूर अब हमसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इसमें उम्मीद की जा रही कि अगर आगे अब कोई सीमेंटेड जो क्रॉक आ रहे हैं उनको तोड़ने के बाद तकरीबन देर शाम तक उन तक पहुंचा जा सकेगा और ये जो मैनुअली ऑपरेशन किया जा रहा है पूरा हो जाएगा। इसमें लगातार देर रात तक प्रयास जारी थे और जो जिस तरह से इनको उम्मीद थी कि कल तक ये पूरा हो जाएगा, उसकी संभावना अब प्रबल होती दिख रही है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें पहले मैनुअली ड्रिलिंग और वर्टिकल ड्रिलिंग और परपेंडिकुलर ड्रिलिंग कई तरह के मोर्चों पर काम हो रहा था, लेकिन फिलहाल इन सबको रोक दिया गया है क्योंकि जो वर्टिकल ड्रिलिंग है वो तकरीबन 40 मीटर तक ऊपर कर दी गई थी पहाड़ी पर, लेकिन जिस तरह इधर आशातीत परिणाम नजर आए और इसमें कोई आयरन रोड या अन्य तरह के पाइप नजर नहीं आ रहे, तो उम्मीद की जाती है कि जो सीमेंटेड स्टोन है उनको दूर कर लिया जाएगा। तो देर शाम तक यही ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। यही वजह कि अब यहाँ न केवल हलचल मची हुई है बल्कि NDRF, SDRF, चिकित्सक और अन्य तरह की जो जरूरी चीजें चिकित्सकों और अन्य टीमों को करनी है उसकी तैयारियां की जा रही है। मुख्यमंत्री पल पल की अपडेट ले रहे हैं, साथ ही साथ जो बड़े अभियांत्रिकी से जुड़े इंजीनियर है वो भी इस काम में लगे हुए हैं। जो रेड माइनस की जो टीम है मुंबई से आई थी, नागपुर से आई थी और इसके अलावा जो इंडियन माइंस ऑफ ब्यूरो है उसके एक्सपर्ट्स आए थे और जो ट्रेंचलेस कंपनी है उसके 15 जो कट माइनस आए थे, उन सभी ने मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम किया। लगातार ये गति पर पहुंच रहा है। जो विशेषज्ञ टीम है टनल में धीरे धीरे इस काम को अंजाम दे रही। उम्मीद की जाती है कि जिस तरह काम कर रहे हैं उससे देर शाम तक ये काम न केवल पूरा हो जाएगा बल्कि इसको मैनुअली ड्रिलिंग को पूरा करके खुदाई होके और मजदूरों तक ये लोग पहुंच जाएंगे। ओपी, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये कहना है कि जो श्रमिक हैं वो बिल्कुल ठीक है, किस तरह से उन तक खाने को पहुंचाया जा रहा है? क्योंकि लगातार जो उनके परिवारजन के लोग हैं उनके बाहर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
जी, इसमें पहले दिन से ही ये हादसा हुआ। उसके बाद से यहाँ 4 mm का एक पाइप था जो ऑक्सीजन वगैरह और इन्हें की आपूर्ति के लिए किया जाता था। उससे पहले कुरकुरे, चने, दाल, भूंदे हुए चने और चावल और इस तरह की चीज़ें जो ड्राई फ्रूट्स है वो सब उन तक पहुंचाई जा रही थी। लेकिन उसके बाद में उसी के पैरेलली एक 6 इंच का एक पाइप अलग मजदूरों तक पहुंचा दिया गया था। उससे फिर दाल, चावल, रोटी और अन्य तरह की जो चीज़ें हैं, उबले हुए अंडे, इसके अलावा फ्रूट्स और अन्य ज़रूरी चीज़ें हैं जो चिकित्सकों ने सलाह दी थी उनके अनुसार उन्हें भेजा जा रहा था। लगातार ये आपूर्ति उन तक हो रही थी और कई तरह की डिमांड मजदूरों की तरफ से अंदर से भी की जाती थी, उसकी भी आपूर्ति उनको की जाती थी। लेकिन इसका ध्यान रखा जाता था कि मनोचिकित्सिका और उनके स्वास्थ्य के हिसाब से सलाह क्या दी जा रही उस तरह का पौष्टिक भोजन उन तक पहुंचाया जा रहा था। तो खाने पीने की यहाँ समुचित होने के लिए व्यवस्था थी, बल्कि उनके लिए कपड़े पहनने के लिए अंडरगारमेंट्स और जो टूथब्रश और इस तरह की चीज़ें भी जरूरी आवश्यक उपकरण थे, जो नेल कटर है, इस तरह की चीज़ें भी लगातार पहुंचाई जा रही थी। इनका सतत संवाद न केवल रहा बल्कि वीडियो कैमरा के जरिए भी इनकी पिक्चर और तस्वीरें और ऑडियो वीडियो सामने आई। लगातार हर दिन इनसे न केवल मजदूरों से इंजीनियर बात कर रहे हैं बल्कि चिकित्सक मनोवैज्ञानिक स्तर जानने के लिए बात करते रहे। इसके अलावा इनके परिजन भी दिन में 2 से 3 बार इनसे बात करते रहे। तो उनका हौसला न केवल मजबूत है बल्कि जोश और जज्बे के साथ वो कह रहे हैं कि हम सकुशल बाहर निकलेंगे और सरकार जिस तरह प्रयास कर रही है उससे हमें पूरी उम्मीद है कि हमें किसी तरह की न केवल परेशानी होगी बल्कि हम बाहर आराम से निकल जाएंगे। रैट होल माइनर्स की अगर बात की जाए जिनकी मदद इस रेस्क्यू ऑपरेशन में ली जा रही है ओपी, उनका रोल भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि संकीर्ण से संकीर्ण सुरंगें बनाने में उनको महारत हासिल है। किस तरह से उनकी मदद से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में और आपको नजर आ रहा है कि तेजी आई है? जी, इसमें कोर ऑफ इंजीनियर जो भारतीय सेना की उसके 20 एक्सपर्ट्स आए हैं जिनको बहुत ही गहरा अनुभव होता है कि छोटी छोटी जिस तरह चूहे कुतरते हैं उस तरह ड्रिलिंग करने की उनको महारत होती है। तो 20 लोग वो आए हुए हैं। इसके अलावा इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस से 4 एक्सपर्ट्स आए हुए हैं। इसके अलावा मुंबई से जो सीवर लाइन में काम करने वाले मजदूर हैं जिनको गहरा अनुभव होता है अंदर टनल में और सुरंगों में काम करने का, वो आए हुए हैं। इसके साथ ही साथ जो ट्रेंचलेस है कंपनी है, जो नवयुगा कंपनी है, उनके एक्सपर्ट्स मजदूर भी हैं जो इनको जिस तरह आपने कहा काम करने के लिए एक्सपर्टीज होती है वो सब काम उनमें हुनर रहता है। और वो लोग न केवल इस जो पाइप है 800 mm का उसके अंदर जाके धीरे धीरे मैनुअली कुदाली, लोहा, फावड़ा, इस तरह के जो उपकरण उनके पास रहते हैं उनसे अपने हिसाब से धीरे धीरे कुतरते रहते हैं उसको। और जो भी हार्ड स्टोन आए या जो सॉफ्ट स्टोन है उनको हटाते, मलवा और दूर करते करते इसको रास्ता बनाते रहते हैं। जिस तरह से इनकी कार्य करने की गति है उससे उम्मीद की जाती है कि देर शाम तक कार्य न केवल पूरा होगा बल्कि इनकी इफिशियंसी का जो अनुभव था उसका बेहतर लाभ भी मिलेगा। वहीं जो माइक्रो टनलिंग के विशेषज्ञ हैं क्रिस कूपर, उन्होंने भी बताया कि बहुत ही सकारात्मक तरीके से कार्य किया जा रहा है। ऐसे में जिन तमाम विकल्पों पर लगातार काम हो रहा है, सबसे बेहतरीन तरीके से किस विकल्प से हम बहुत ज़्यादा नज़दीक आते हुए नजर आ रहे हैं अंजाम के, जब हम श्रमिकों को आज शाम तक या फिर जल्द बाहर निकलते हुए देखेंगे? जिसमें अलग अलग ऑप्शन और अलग अलग समय पे अलग अलग मैकेनिज्म का महत्वपूर्ण रोल रहा है। जब शुरुआती दौर में ये काम शुरू हुआ था हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का, तो उस दौरान अमेरिकन ओगर मशीन की भूमिका महत्वपूर्ण थी। उससे पहले एक सामान्य मशीन जो काम कर रही थी उसकी भूमिका थी। लेकिन जिस तरह से हर्डल्स आए, जिस तरह से आयरन स्टोन्स आने लग गए, उसके बाद और आयरन की रोड वगैरह और जो पाइप आने लगे, तो उसके बाद अमेरिकन ओगर मशीन की भूमिका महत्वपूर्ण होती गई। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते गए, तकरीबन 45 मीटर के बाद ये काम बहुत ज़्यादा बाधित हो गया। जो अमेरिकन ओगर मशीन का कटर फंस गया आयरन रोड में, उसके बाद से मैनुअली ड्रिलिंग की भूमिका शुरू हुई। और इसी मैनुअली ड्रिलिंग के अंदर सबसे ज़्यादा भूमिका जो कट माइनर्स है उनकी भूमिका महत्वपूर्ण लग रही है, क्योंकि ये जिस तरह से धीरे धीरे काम कर रहे हैं, इनकी रेटिंग पॉइंट काम करने की माइनिंग में बहुत ही ज़्यादा हुनरमंद होती है और यही वजह कि इसको वो अंजाम तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी जैसे माइक्रो ड्रोन कैमरा, माइक्रो रोबोट, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह की बहुत सारी तकनीक का इसमें न केवल उपयोग किया गया है बल्कि जहां जरूरत पड़ी उसमें एक्सपर्टीज का उपयोग करते हुए उस काम को आगे बढ़ाने के सार्थक परिणाम भी हमें नजर आते रहे हैं। यही वजह कि न केवल भारत बल्कि विदेशों से भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लंदन से, नॉर्वे से, थाईलैंड से, अमेरिका से, कई जगह से और वो जो एक्सपर्ट आए उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज को यहाँ उपयोग किया और इस अंजाम को हम अंतिम चरण में पहुँचाने की ओर आगे बढ़े। वहीं ऑक्सीजन की उपलब्धता को कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी समय से वो श्रमिक सुरंग में फंसे हैं और ख़ास तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री खुद उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक तौर पर भी उनको किस तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा है, किस तरह से उनके मनोबल को संचारित और उन्हें ऊर्जा दी जा रही है?
जी, इसमें जो 4 इंच का जो पाइप है उससे पहले दिन से ही ऑक्सीजन की समुचित आपूर्ति का काम होता था। इसके बाद ह्यूम पाइप ही एक इसमें लगा हुआ था, उसके जरिए भी आपूर्ति की जा रही थी। लेकिन उसके बाद जब 6 इंच का पाइप आ गया तो पर्टिकुलरली जो 4 इंच का पाइप है और जो 6 इंच का पाइप है, इन दोनों से ऑक्सीजन की आपूर्ति उन तक पहुंचाई जा रही थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है, जो टनल में काम कर रहे थे वो मजदूर इतने अभ्यस्त होते हैं कि बहुत दुर्गम परिस्थिति में उनको काम करने का अनुभव होता है। साथ ही साथ कम से कम ऑक्सीजन होती है तो भी वो विपरीत परिस्थितियों में काम करने में एक्सपर्ट रहते हैं। यही वजह की बीते 4.5 साल से इस टनल का काम चल रहा था। तब से ये सभी श्रमिक इस टनल में काम कर रहे थे, तो वो बहुत ज्यादा हैबिचुअल थे और इन चीजों में उनको कोई दिक्कत नहीं आती। यही वजह की जिस तरह आपने जिक्र किया कि मनोवैज्ञानिक स्तर पे इन जो श्रमिकों में इतनी क्षमता ऑलरेडी नेचुरली हो रहती है कि उनको किसी तरह की चिंता या टेंशन नहीं होती है। लेकिन फिर भी जब बीते 15-16 दिन से लगातार टनल में वो फंसे रहे तो उससे थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक स्तर थोड़ा गिर जाता। तो इसके लिए इस टनल में जो कई सुपरवाइजर हैं, कई सर्वेयर हैं, इसके अलावा लोकल जो उत्तराखंड के रहने वाले भी 2 मजदूर हैं, जो उन लोगों का मनोबल बढ़ा रहे थे कि ये प्राकृतिक आपदाएं होती रहती है और हम लोग मजबूती के साथ यहाँ टिके रहेंगे, हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ साथ जो मनोवैज्ञानिक चिकित्सकों की यहाँ टीम लगी हुई है, जो दिन में 2 से 3 बार प्रत्येक मजदूर से लगातार व्यक्तिगत संवाद करती है और उनकी मानसिक स्थिति जानने का कोशिश करती रही है कि उनको कहीं किसी तरह की चिंता, अवसाद या टेंशन तो नहीं है। इसके अलावा उनका मानसिक अवसाद दूर करने के लिए उनके परिजनों से भी लगातार संवाद किया जाता था, उनकी अपनी क्या इच्छा है इसको भी पूछा जाता था। तो इस तरह की चीजों से साफ तौर पर पता चलता था कि मजदूर सभी न केवल सकुशल है बल्कि उनका मानसिक शारीरिक स्तर एक जो स्टैंडर्ड मानक होता है उसके अनुरूप था। साथ ही जिस तरह से अब मैनुअल ड्रिलिंग की हम बात कर रहे हैं ओपी, इसमें जिस तरह से एक आदमी ड्रिलिंग करेगा, दूसरा हाथों से मलबा उठाएगा, तीसरा उसे ट्रॉली में रखेगा, इस प्रक्रिया से हम जब मशीनी प्रक्रिया की तुलना करते हैं तो कितनी ज़्यादा तेज़ी है? और क्योंकि मशीनों के साथ जब ड्रिलिंग की गई तो मलबे को लेकर सबसे बड़ी समस्या सामने आ रही थी, जिसका निवारण शायद मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए किया जा रहा है। जी, मशीनों की अलग क्षमता होती है, मशीनों का अलग मैकेनिज्म होता है, मशीनों को अलग उपयोग के लिए दिया जाता है। लेकिन इसमें जिस तरह के हर्डल्स आ रहे थे, आयरन रोड, पाइप और हार्ड स्टोन, इस तरह की चीज़ें आने से क्या रहता है कि जो मशीनों की उपयोगिता बढ़ जाती है। लेकिन जो रेट माइनर्स होते हैं उनकी अलग भूमिका होती है, वो अपने तरीके से छोटे छोटे स्तर पर खुरसते रहते हैं। कुदाली है, फावड़ा है, गैंती है, अन्य तरह के उपकरण उनके पास रहते हैं। इनकी काम की स्पीड बेशक धीमी होती है लेकिन रिजल्ट इनके बहुत पॉजिटिव होते हैं। लेकिन मशीनों से जब हम काम करते हैं तो मशीनों में कटर वगैरह फंस जाते हैं, फिर उनको निकालना होता है। इसके अलावा सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जो ऑगर मशीन थी उसको जब असेंबल करते हैं उसमें 2 से 3 घंटा असेंबलिंग करने में लगते हैं। फिर उसके बाद जब वो काम करती थी और फर्स्ट वर्क करते टाइम जब इसका 25 mm के पाइप जो होते हैं या रोड होते हैं उसमें उनका कटर फंस जाता है तो उसको निकालने में भी 34 घंटे लग जाते थे। तो इससे कार्य की गति बाधित हो जाती थी और उससे ये काम अवरोध में आ जाता था। लेकिन जब विशेषज्ञ इंजीनियर यहाँ तकरीबन 15 से 20 कंपनियों के अलग अलग विशेषज्ञ हैं, 1100 से भी अधिक लोग इस काम में जुटे हुए हैं यहाँ, तो इन सभी की अलग अलग थिंकिंग होती है। जो विशेषज्ञों ने राय दी कि मैनुअली ड्रिलिंग हमें बहुत नज़दीक पहुँच चुके हैं, इसको करना चाहिए क्योंकि जब मशीन चलती है तो उसमें कंपन होने की संभावना बनी रहती है। जो ऑगर मशीन है उसकी 1570 हॉर्स पावर कैपेसिटी है और जब ये चलती है तो उससे कंपन भी पैदा हो जाता है। तो जब 5 से 7 या 8 मीटर की दूरी बची है तो कहीं ये भी संभावना रहती है कहीं और से कहीं मलबा नहीं गिर जाए। इसके अलावा जो काम करते समय इसमें जो डीजल से ये संचालित होती है तो प्रदूषण भी बढ़ता है। तो इन सब चीजों के मद्देनजर लास्ट ऑप्शन के तौर पे मैनुअल ड्रिलिंग को बेहतर विकल्प समझा। और इसी वजह से जो अलग अलग जगह से एक्सपर्ट जो कैट माइनर्स है उनको बुलाया गया था। चलिए, तो एक बार अपने दर्शकों को फिर से सुनवाते हैं, आपके पास वापस आएंगे ओपी, कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं उन्होंने इस सुरंग हादसे को लेकर क्या ताज़ा जानकारी है वो साझा की है। आइए सुनते हैं। 52 मीटर जा चुका है, ऐसी संभावना है कि 57 मीटर के आसपास जो है ब्रेक थ्रू हो जाएगा। तो ये पूरा पाइप जब चला जाएगा, अभी 1 मीटर तो मेरे सामने ही गया है, तो पहले 51 था और 2 मीटर और चला जाएगा तो ये लगभग 54 मीटर हो जाएगा। इसके बाद एक पाइप और लगेगा। देखिए, जो बड़े जो शुरू में गडर्स इत्यादि स्टील्स मिल रहे थे वो मिलने कम हो गए हैं। अभी जो मिल रहा है सीमेंट का ज़्यादा कंक्रीट मिल रहा है, उसको कटर से काट रहे हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से बड़ी बाधाएं जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द ये श्रमिक बाहर आ जाएंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। न्यूज़ एट 10 में आप देखते रहिए DD न्यूज़। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट।
अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प विकसित भारत। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी। स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो, तुम ही कर लो। देखो तुम बोलो लगी। इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत न्यूज़ 10 में। और अब वक्त हो चला है चुनाव से जुड़ी खबरें जानने का, हमारे खास सेगमेंट जनादेश में। तो चुनाव आयोग ने तेलंगाना में चुनाव के बीच विज्ञापन देने पर कर्नाटक सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। चुनाव आयोग ने आज कर्नाटक की कांग्रेस सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए कहा। चुनाव आयोग ने कर्नाटक सरकार से तेलंगाना में ऐसे विज्ञापनों को तुरंत रोकने के आदेश भी दिए हैं। आयोग ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना है। आयोग ने कहा कि इस मामले में किसकी अनुमति से इस तरीके के विज्ञापन चुनाव वाले राज्य में प्रकाशित करवाए गए। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस ने जन प्रतिनिधित्व कानून और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। 2 दिन बाद 30 तारीख को यहां मतदान होंगे। उससे पहले आज सियासी दलों के लिए आखिरी मौका है जब वो जनसभा और रोड शो के जरिए पार्टी प्रत्याशियों का प्रचार कर सकें और उनके लिए वोट मांग सकें। आज शाम के बाद उन्हें डोर टू डोर कैंपेन करने की छूट होगी। लिहाजा आज पूरे दिन सत्तारूढ़ पार्टी BRS, BJP और कांग्रेस समेत तमाम दलों के नेता धुआंधार प्रचार करने वाले हैं। तेलंगाना के 13 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी प्रचार आज शाम 4 बजे समाप्त हो जाएगा, जबकि 106 क्षेत्रों में शाम 5 बजे तक प्रचार चलेगा। इस बीच 30 तारीख को होने वाले मतदान के लिए तैयारियां तेजी से चल रही हैं। तो तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश का सियासी तापमान उफान पर है। करीमनगर में DD न्यूज संवाददाता राजेश राज ने आम जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की और ऑटो रिक्शा ड्राइवर, फूल बेचने वालों और आम नागरिकों से चुनावी मुद्दों को लेकर बातचीत की है। आइए सुनते हैं। तेलंगाना में मौसम का मिजाज भले ही नॉर्मल हो, लेकिन सियासी पारा चढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है।
क्या है मुद्दे और क्या है यहाँ की समस्याएं, जनता किन मुद्दों के आधार पर वोटिंग कर रही है, ऑटो वालों की क्या समस्या है, इस पर हम ऑटो वाले लोगों से आपको सीधे रूबरू कराते हैं। किस मुद्दे के आधार पर वोटिंग कर रहे हैं आप लोग और क्या समस्या है ऑटो वाले लोग? ऑटो वाला का समस्या बोले तो ये महीने में मेरे को ज़्यादा तनख्वाह भी नहीं कमाते, उसके लिए इसका एक साल में 12,000 रुपये खर्च आते, वो आंध्र प्रभुत्व दे रहे हैं, वो तेलंगाना में देना पड़ता। किस मुद्दे के आधार पर लोग वोटिंग कर रहे हैं, क्या इशूज़ हैं यहाँ पे? देखो कितना पढ़ के है, नौकर भी तो नहीं मिल रहा, थोड़ा लोग अच्छा पढ़ के ड्राइवर कर रहे, फैमिली को पालने के लिए बहुत मेहनत कर रहे, कोई भी ड्राइवर रहने दो उसका जीने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा। आम लोग जो है तेलंगाना में क्या कुछ सोच रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। किन मुद्दों के आधार पर जनता जो है वो नेताओं से सवाल पूछ रही है? तेलंगाना में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। 5 साल में तेलंगाना सर्विस कमीशन के जितने भी रिक्रूटमेंट हुए उसमें पेपर लीक होके वो जितने अनएम्प्लॉयमेंट को प्रॉब्लम हो रहा है। तेलंगाना में कैसी सरकार चाहिए जो कारोबार को, युवाओं के लिए रोजगार का अवसर ला सके? हमारा काम देख के हमारे को आगे बढ़ा सके सरकार चाहिए हमको। हमारा कारोबार छोटा मोटा कारोबार है, उस कारोबार को लेके आगे बढ़ने वाली सरकार चाहिए। तेलंगाना में कैसी सरकार चाहिए, एक आम नागरिक के हैसियत से आप क्या कहेंगे? दूरदर्शन न्यूज़ दिल्ली से क्या कहेंगे? दूरदर्शन न्यूज़ की तरफ से हम ये बोलना चाहते हैं कि हमको ये हैदराबाद के अंदर जो भी सरकार है, लेकिन गरीबों की जो मदद करने वाली सरकार होना चाहिए। तेलंगाना में मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सत्तारूढ़ दल बीआरएस और कांग्रेस और केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ऑटो वाले, फूल वाले आम नागरिकों से बातचीत में यही उभर कर सामने आया कि सरकार हमें वैसी चाहिए जो गरीबों की सुने। कैमरामैन ललित के साथ तेलंगाना के महत्वपूर्ण शहर करीमनगर से राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और करीमनगर से ही जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश राज तेलंगाना पर चुनावी अपडेट देने के लिए। राजेश, अगर हम तेलंगाना की बात करें तो बीआरएस दोबारा सत्ता में आने की पूरी कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस अपनी खोई हुई ज़मीन तलाशने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ऐसे ही कुछ वादे बीजेपी द्वारा भी किए गए हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि आम वोटर के मन में कौन से अहम मुद्दे हैं जिसे लेकर वो निकलेगा 30 तारीख को वोट करने के लिए। देखिए, आपने सुनी कि जो करीमनगर में आम जनता से, ऑटो रिक्शा वालों से या फिर फूल बेचने वाले लोगों से, छात्रों से, नौजवानों से जब हमने बातचीत करी, गुफ्तगू करी, तो इन तमाम लोगों ने यही कहा कि ये जमहूरियत का जश्न है और जमहूरियत के जश्न में बंदों को तौला नहीं जाता बल्कि गिना जाता है। यानी जो काउंटिंग होती है उस काउंटिंग के रिजल्ट के आधार पर ही डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, गिरती हैं और बनती हैं। लोगों ने यहाँ पर साफ तौर पर कहा कि हमें एक ऐसी सरकार चाहिए, एक ऐसी सरकार हम चुनना चाहते हैं जो गरीबों की आवाज़ बन सके। यहाँ पर बेरोजगारी और बेकारी की समस्या जो है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। शायद यही वजह है कि नौजवानों ने कहा कि बेरोजगारी की समस्या से निजात दिलाने वाली सरकार चाहिए। ऑटो रिक्शा के जो ड्राइवर हैं उनकी समस्याएं अपनी हैं। वो कहते हैं कि 12,000 रुपये आंध्र प्रदेश की सरकार ऑटो रिक्शा ड्राइवरों को देती है मेंटेनेंस के लिए या उनके रखरखाव के लिए। ऐसे में तेलंगाना की जो सरकार है उन्हें भी 12,000 रुपये दिया जाना चाहिए। 10 साल में उन्हें 12,000 रुपये नहीं मिल पाए हैं अब तक। तो यह एक बड़ा सवाल है। ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो हैं समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोग हैं जिनकी हक हुकूक की आवाज़ सत्ता तक पहुंचनी चाहिए और यह आवाज़ जो है हमने पहुंचाने की कोशिश की है कि उन्हें आंध्र प्रदेश की तर्ज पर 12,000 रुपये तेलंगाना की सरकार जो है वो दे। इसके लिए वो मांग को बुलंद कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो आम लोगों की नब्ज़ टटोलने की जब हमने कोशिश की तो उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि कई मोर्चे पर कुछ काम हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी कंपनियों का आगमन होना चाहिए, बहुत सारी आईटी कंपनियों का आगमन शहर के अन्य क्षेत्रों में होना चाहिए जहां पर कि युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। युवाओं को रोजगार के अवसर रिमोट एरिया में नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें शहरों की तरफ भागना पड़ता है। राज्य से पलायन का
दंश भी झेलना पड़ता है। वादे प्रतिदावे अलग अलग हैं, तमाम सियासी पार्टियां अपने अपने मुद्दों के आधार पर चुनाव मैदान में हैं आंचल, लेकिन देखना होगा कि 30 तारीख को ऊंट किस करवट बैठता है और जनता किसे अपना जनादेश देती है। क्योंकि एक ही फेज में मतदान होना है और 3 दिसंबर को काउंटिंग होनी है, तो तमाम लोगों की नजर राजेश एक चीज और टिकी हुई है। आज जो है प्रचार का काम खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, एक चीज और समझना चाहेंगे कि जिस तरह से बीजेपी ने कहा है, हम इसे मास्टर स्ट्रोक माने क्या कि जो सीएम बनाया जाएगा अगर पार्टी जीतती है तो वो पिछड़े वर्ग से होगा। इस वक्तव्य को किस तरह से आप लेते हैं? आप लगातार वहां से चुनावी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत मौजूद सवाल आपने पूछा है आंचल कि कल करीमनगर की सभा में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की तस्दीक की और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में आती है तो पिछड़े वर्ग से किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री का ताज पहनाया जाएगा। यह हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रम्प कार्ड है, जिस ट्रम्प कार्ड के जरिए बीजेपी सत्ता पर काबिज होना चाहती है। अब देखने वाली बात होगी कि जनता इसको कितना आत्मसात करती है, इसका कितना उस पर असर होता है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन तेलंगाना में हम कह सकते हैं कि आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग और जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं, उनकी एक बड़ी तादाद है और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इसको केंद्र में रखकर, इसको फोकस में रखकर लगातार इस बात को फोकस कर रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कल इस बात का ऐलान किया कि किसी पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी जो है ताज पहनाने का काम करेगी, तो निश्चित तौर पर इस अभियान को एक बल मिलता हुआ दिखाई। लेकिन इसमें एक चीज और है ना, इसमें आदिवासियों की संख्या है, यहाँ पर अनुसूचित जाति। लेकिन इसमें एक चीज और समझना चाहूंगी आपसे कि जिस तरह से कांग्रेस ने अपने इस दाव को ट्रम्प कार्ड माना है कि उसने अपने आधे मंत्रिमंडल को चुनावी प्रचार में उतार दिया, कितना बड़ा आप कदम मानते हैं इस चुनावी प्रचार में से? बहुत संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, कांग्रेस के लिए करो और मरो की स्थिति है। कांग्रेस का कभी एक गढ़ रहा था आंध्र प्रदेश में, कभी उनकी हुकूमत रही, लेकिन धीरे धीरे उनका कुनबा जो है वो बिखरता हुआ चला गया। आंध्र प्रदेश के बाद जब आपने देखा कि तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई तो केसीआर उस पर काबिज हो गए। आंध्र प्रदेश में कभी राजशेखर रेड्डी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बाद में उनके पुत्र जगन रेड्डी को मौका नहीं मिला और उसके बाद उन्होंने अलग पार्टी बना ली और कांग्रेस की जमीन खिसकती चली गई। और तेलंगाना में कांग्रेस 10 साल में बहुत अच्छा कर नहीं पाई, लिहाजा कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती है वो अपने सीटों की संख्या को बढ़ाने की और मुकाबले को त्रिकोणात्मक बनाने की कोशिश जो है। बिल्कुल, और इसी पर हमारी नजर है कि ये ओवैसी भी कहीं ना कहीं अपनी सियासी जमीन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और बात हमने यहाँ पर की कि किस तरह से चुनावी प्रचार आज शाम थमेगा तेलंगाना के लिए, लेकिन डोर टू डोर कैंपेनिंग जारी रहेगी। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। आप क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और जो दर्शक हमसे अभी अभी जुड़े हैं, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हम सुर्खियों का। सिलक्यारा सुरंग में बचाव अभियान का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बोले 52 मीटर तक हो चुकी है खुदाई, करीब 57 मीटर की दूरी पर सुरंग में पहुंचेंगे। तेलंगाना में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, बीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस समेत अन्य दल के नेताओं की होगी धुआंधार रैली और रोड शो।
चुनाव आयोग ने आज कर्नाटक सरकार दाखिल करने वाली है अपना जवाब। चुनावी राज्य तेलंगाना के अखबारों में अपनी उपलब्धियों के प्रचार वाले विज्ञापन देने पर आचार संहिता उल्लंघन का है आरोप। हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी से मैदानों में गिरा तापमान। दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ प्रदूषण की भी मार। गोवा में इफ्फी के आखिरी दिन आज फ्रेंच फिल्म एंडलेस समर सिंड्रोम का प्रीमियर। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार की होगी घोषणा। माइकल डगलस को दिया जाएगा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इजराइल हमास के बीच 2 दिन और बढ़ेगा संघर्ष विराम। गाजा पट्टी में बढ़ी मानवीय सहायता। इजरायली प्रधानमंत्री की मीडिया से अपील, सावधानी और जिम्मेदारी से करे काम। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा T20 मैच आज गुवाहाटी में। 2 मुकाबले जीत चुकी टीम इंडिया की नजर अब सीरीज पर कब्जा जमाने को लेकर। और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी हुई। तो राजधानी दिल्ली में आज से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू होगी। यात्रा को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के सांसदों और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हरी झंडी दिखाएंगे। यात्रा के तहत वैन दिल्ली के 11 जिलों में यात्रा करेगी और 600 से अधिक स्थानों को कवर। यात्रा के दौरान लोग अपने अनुभव, मेरी कहानी मेरी जुबानी साझा कर सकेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देना है। इसके साथ ही इन योजनाओं के प्रति जागरूकता भी पैदा करना है। ऊंची चोटियों पर ताज़ा बर्फबारी के बावजूद भी प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में जारी विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर स्थानीय लोगों का उत्साह कम नहीं हो रहा और ना ही अधिकारियों को इसे सफल बनाने का जज्बा कहीं कम है। जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में बर्फबारी के बीच भी यात्रा बिना किसी बाधा के जारी है। वहीं कुल्लू जिले में किसानों को यात्रा के दौरान कृषि संबंधित नवीन तकनीकों से भी रूबरू करवाया जा रहा है। संकल्प यात्रा के दौरान किसान और जो कृषि में उपयोगी ड्रोन तकनीक है उसकी जानकारी उन्हें दी गई है। देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। नवंबर से शुरू विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी में भी पूरे उत्साह के साथ जारी है। प्रदेश में जारी संकल्प यात्रा के बीच जनजातीय क्षेत्र काजा और केलोंग में ताजा हिमपात हुआ है। इन क्षेत्रों में तापमान -6 डिग्री से -8 डिग्री तक गिर चुका है। लाहौल स्पीति जिले की ग्राम पंचायत कारदंग और बरबोग में जब विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ पहुंचा तो वहां सड़कों में पानी जमा था। बावजूद इसके यात्रा जारी रही। कड़ाके की ठंड के बावजूद यात्रा के लिए स्थानीय लोगों का भारी समर्थन देखने को मिला। अब तक लाहौल की 6 पंचायतों तक रथ यात्रा पहुंची है और कल तांदी व वारपा पंचायत में ये रथ यात्रा पहुंचेगी। लाहौल की कारदंग पंचायत के उप प्रधान टशी दावा ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण व जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी मिल रही है। यात्रा के दौरान लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई, साथ ही उनके आभा कार्ड भी बनाए गए। वहीं कड़ाके की ठंड के बावजूद लोग यहां आ रहे हैं। मोबाइल वैन के तहत हमें विकसित भारत की योजनाओं के बारे में काफ़ी जानकारी मिली है, जिसमें डिस्प्ले में दिखाया गया है कि स्क्रीन में दिखाया कि क्या क्या स्कीमें हैं, आने वाली क्या क्या स्कीमें हैं। जो स्कीमें हुई, जैसे हर घर जल योजना वगैरह है, इनके बारे में जानकारी मिली। कुछ एक स्कीमों का पर अमल भी हुआ है और आने वाले स्कीमों के बारे में हमें जानकारी मिली है। और हम यहाँ पर ठंड होने के बावजूद भी पंचायती काफ़ी लोगों ने भाग लिया और केंद्र सरकार के स्कीमों के बारे में जानकारी ली। साथ में ये हेल्थ डिपार्टमेंट का भी काफ़ी अच्छा योगदान कह सकते हैं। उन्होंने यहाँ पर पब्लिक के हेल्थ के बारे में जानकारी ली। लोगों ने बीपी, शुगर वगैरह जो ठंड के मौसम में खांसी जुकाम रहती है तो उसके बारे में चेकअप कराया, दवाई डिस्ट्रीब्यूट किए। साथ में आभा कार्ड वगैरह
उनका लिंक करने के लिए लोगों को जानकारी दी, उनकी क्या ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है, उनके बारे में भी जानकारी दी और कई लोगों का ये आभा कार्ड लिंक किया। इसके लिए मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ, साथ में ये हेल्थ डिपार्टमेंट का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। कुल्लू जिले की मोहल पंचायत पहुंचने पर लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर किसानों को कृषि के बहुउपयोगी एग्री ड्रोन की जानकारी प्रदर्शन के माध्यम से दी गई, जिसे लोगों ने खूब सराहा है। मोहल पंचायत में विकसित भारत यात्रा के तहत आज यहाँ पर जानकारी दी गई और इसमें बहुत से विभागों से लोग आए थे। उन्होंने अपने विभाग के द्वारा जो भी उनके पास जानकारी थी, जो भी लाभ थे, वो सभी लोगों को बताए। हमारी पंचायत में आयुष्मान कार्ड भी बने हैं, आभा कार्ड भी बन रहे हैं, जिससे लोगों को अपना इलाज कराने में आसानी हो सके। आज हमने यहाँ पर एग्री ड्रोन का डेमोन्स्ट्रेशन दिया है सबको। ये एग्री ड्रोन काफ़ी यूज़फुल है। इससे हम फर्टिलाइज़र्स और जितने केमिकल्स हैं उनका ड्रोन के ज़रिए छिड़काव कर सकते हैं। और बेसिकली ये जो एग्री ड्रोन है, इससे हम लगभग 10 मिनट में 1 एकड़ तक की जो फार्म लैंड है उसको कवर कर सकते हैं। इसको ख़रीदने के लिए सरकार के द्वारा काफ़ी तरह की सब्सिडीज़ भी दी जा रही हैं, जिसका किसान लाभ उठा सकते हैं। सरकार ने लोगों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं शुरू की है, तो बहुत सारी योजनाओं को लोगों को लाभ भी मिल रहा है, लेकिन कहीं जागरूकता की कमी के कारण, कहीं हमारी अपनी कमी के कारण 100% लोगों को अभी तक ये लाभ नहीं मिल रहा है। अनेक ऐसी योजनाएं थी, जब से ये विकसित भारत संकल्प यात्रा चली है, हमें भी यहीं आके कई तरह की योजनाओं का पता चला। निश्चित रूप से प्रदेश के विभिन्न भागों में कड़ाके की ठंड के बावजूद विकसित भारत संकल्प यात्रा में लोगों का यात्रा को लेकर खासा उत्साह है, जिसके चलते विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों को पहुंचाने में कामयाब हो रही है। डीडी न्यूज के लिए लाहौल स्पीति से कुंदन लाल और कुल्लू से आशीष की रिपोर्ट। और वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर देहाती इलाकों में मोदी सरकार की योजनाओं की हर तरफ चर्चा हो रही है। आइए देखते हैं क्या बोल रहे हैं महाराष्ट्र के नांदेड़ के ग्रामीण। दुकान पर बिजनेस चला रही महानंदा महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के एरेंग गांव की हैं। आज वे प्रधानमंत्री द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह को दी जा रही मजबूती से बनी महिला सशक्तिकरण की ताजी तस्वीर की एक प्रतिनिधि हैं। महानंदा बताती हैं कि किस तरह सरकार ने उन्हें सशक्त किया। महानंदा बालाजी, मुझे और मुझ जैसी गरीब महिलाओं को महिला स्वयं सहायता समूह से बहुत मदद मिली। हम 18 महिलाओं के सावित्रीबाई फुले महिला स्वयं सहायता समूह ने गांव की ज़रूरत को पहचानते हुए सरकार से 1,50,000 की मदद मांगी, जो हमें मिल गई। इसके बाद हमने किराना दुकान शुरू किया, जो बहुत अच्छे से चल रहा है। हम मोदी सरकार को इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस क्षेत्र में और भी कई महिलाएं हैं जिन्होंने अपने नीचे की जमीन तलाश ली है और वह न केवल आत्मनिर्भर हो रही हैं बल्कि आत्मविश्वास को भी महसूस करने लगी हैं। मेरा नाम आरती एकनाथ चौहान है और मेरे स्वयं सहायता समूह का नाम संत सेवालाल महाराज संस्थान है। मैं यहाँ बतौर लिपिका काम करती हूँ। हमें अपना उद्योग शुरू करने के लिए 3 लाख की मदद सरकार से मिली। कौशल और पैसा दोनों ही होने से हम सक्षम हो पाए हैं। हम इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं। मेरे स्वयं सहायता समूह का नाम सावित्रीबाई फुले स्वयं सहायता समूह है। इसके अलावा सुकन्या स्वयं सहायता समूह, अस्मिता स्वयं सहायता समूह जैसे कई स्वयं सहायता समूह यहाँ सक्रिय है, जो डेयरी, सिलाई कढ़ाई, किराना दुकान सहित विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इससे गांव की महिलाएं काफी सक्षम हुई है और आज उनमें आगे कुछ करने का उत्साह जगा है। नए भारत की नई तस्वीर खींचती हैं महिलाएं आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का अभिन्न हिस्सा बन गई हैं। डीडी न्यूज़ के लिए नांदेड़ से भरत होकर्णे के साथ मुंबई ब्यूरो की रिपोर्ट। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है न्यूज़ एट 10 में। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।
ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और अब आइए रुक करते कुछ अन्य खबरों का। बात उत्तर प्रदेश की, जहां विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। इसके मद्देनजर राज्य विधानसभा के बाहर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। 1 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में कई विधेयक पेश किए जाएंगे। इस सत्र में कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। इनके तहत सदस्यों के लिए दोनों सदनों में मोबाइल फोन, बैनर और पोस्टर लेकर जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। 4 दिन के सत्र में राज्य सरकार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांग पेश करेगी। शीतकालीन सत्र से पहले अभी भाजपा और सहयोगी दलों की विधायक दल की विधानमंडल दल की बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केपी मौर्य बैठक में मौजूद हैं। वहीं पंजाब विधानसभा का सत्र भी आज से शुरू होगा। 2 दिवसीय सत्र में सरकार कुछ अहम विधेयक पेश करने वाली है। हालांकि सत्र के काफी हंगामेदार रहने के आसार दिखाई दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने 10 मुद्दों पर चर्चा करने की मांग की, जिसमें कानून व्यवस्था, किसानों से जुड़े मुद्दे, नशा तस्करी, प्रदेश पर बढ़ता कर्ज, सरकारी खजाने की फिजूल खर्ची जैसे विभिन्न मुद्दे सदन में उठाए जा सकते हैं। विपक्षी दल कांग्रेस ने केवल 2 दिन का सत्र बुलाने पर कड़ा ऐतराज जताया है। दिल्ली के मुख्य सचिव पद के लिए आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर दिल्ली के अधिकारियों की नजरें टिकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पद के लिए उपयुक्त 5 अधिकारियों का नाम का चयन कर लाने का केंद्र सरकार को निर्देश दिया। केंद्र सरकार इस पद पर नरेश कुमार का सेवा विस्तार चाहती है। नरेश कुमार 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसके विरोध में दिल्ली की आप सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। आज इस बारे में स्पष्ट हो पाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या कहता है। इस पद को लेकर जोर आजमाइश तब से शुरू हुई जब उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने वर्तमान मुख्य सचिव नरेश कुमार को सेवा विस्तार देने के लिए फाइल केंद्र सरकार के पास भेजी। ये जानकारी सामने आने पर दिल्ली की आप सरकार इसके विरोध में आ गई। बात मौसम से जुड़ी हुई। पहाड़ों पर अब बर्फबारी का दौर तेज होने लगा। केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब समेत पिथौरागढ़ की ऊंची चोटियों में आज बर्फबारी हुई है। इसके लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया। बर्फबारी के साथ साथ पहाड़ों पर बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया। देहरादून में भी ठिठुरन बढ़ गई है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने मैदानों में ठंडक बढ़ा दी है। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में कल शाम हल्की बारिश भी हुई। आज सुबह दिल्ली एनसीआर में हल्की धुंध भी दिखाई दी, लेकिन इन सबके बीच वायु प्रदूषण जस का तस बना हुआ है। हालांकि दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक 100 अंकों की कमी के साथ 350 दर्ज किया गया। बावजूद इसके अभी भी ये खराब श्रेणी में बरकरार है। आज घूमने का आनंद आएगा असली, क्योंकि आज मौसम भी बहुत अच्छा हुआ। बारिश की वजह से बहुत कुछ मौसम साफ हो गया, लेकिन ऐसा है जैसे पहाड़ों का मौसम हो रखा। अभी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आज पहले से कुछ राहत है। पहले पोल्यूशन जो था बहुत था, अब बारिश होने से तो ठीक है थोड़ा सुबह। पहले निकलते थे उससे सांस लेने में दिक्कत होती थी। जो बारिश पड़ी है ना, उससे बहुत राहत मिली है। देखो, कुछ राहत मिलनी चाहिए, बट अभी तो मुझे लगता नहीं है, बिकॉज अभी भी स्मॉग दिखता है। आई डोंट नो कैसे दिन में प्रोग्रेस होगा। उम्मीद करता हूँ अच्छा होना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के जबलपुर स्थित मुख्यालय में रीयूनियन मीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट और सेना की उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जम्मू कश्मीर राइफल्स सेंटर कमांडर ब्रिगेडियर राजेश शर्मा सहित देश भर से आए हुए जैक रेजिमेंट के अधिकारी, जवान, उनके परिजन और परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता जीएल बत्रा और भाई विशाल बत्रा सहित शहीदों के परिजन और सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट के उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। कर्नल ऑफ द रेजिमेंट और उत्तरी कमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना के आधुनिकीकरण के बारे में बात की। ये जो हमारा 31वां बायनवल जो हमारा हुआ और जिसको हम 14वां रीयूनियन भी बोलते हैं, ये हमारा इरादा ये था कि जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स जो यूनिट्स हैं वो पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं, उनको यहाँ पर लाना और किस प्रकार से हम ऑपरेशनल अचीवमेंट अचीव कर रहे हैं या ट्रेनिंग कैसे हम दर्जा बढ़ा रहे हैं और ह्यूमन रिसोर्स कैसे मैनेज कर रहे हैं और अग्निवीर के बारे में हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं, इसी के बारे में सोच विचार था। हमने अगले 2 वर्षों के लिए
इसमें अपनी नीति बनाई है और इस नीति को हम आगे इस पर अमल करेंगे। प्रोजेक्ट 15B गाइडेड मिसाइल के तीसरे स्टील्थ डिस्ट्रॉयर द क्रेस्ट ऑफ यार्ड 12706 इम्फाल का आज अनावरण किया जाएगा और अप्रैल 2019 में जहाज़ के लॉन्चिंग के समय इसका नाम इम्फाल दिया गया था। ये पहला युद्धक जहाज़ है जिसका नाम उत्तर पूर्वी राज्य के शहर के नाम पर रखा गया। 16 अप्रैल 2019 को राष्ट्रपति ने इसकी मंजूरी दी थी। ये जहाज़ 23 दिसंबर 2023 को नौसेना में शामिल हो जाएगा। द क्रेस्ट ऑफ यार्ड इम्फाल प्रोजेक्ट 15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर सीरीज का तीसरा युद्धक जहाज़ है। इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। इस युद्धक जहाज़ का डिज़ाइन भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने तैयार किया। जहाज़ में लगभग 75% की उच्च स्वदेशी सामग्री है। युद्धक जहाज़ इम्फाल की लंबाई 164 मीटर और वज़न 7,500 टन से ज़्यादा है। इम्फाल में 312 क्रू मेंबर ठहर सकते हैं। ये 55 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा रफ्तार से चल सकता है। दुबई में आज से विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। 12 दिसंबर तक आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन से प्रभावी ढंग से निपटने के तरीकों पर चर्चा होनी है, जिसमें दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करेंगे। ये सम्मेलन जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 28वीं बैठक का हिस्सा है, जिसे COP28 के नाम से जाना जाता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत न्यूज़ 10 में। और अब खबरों के कारवां को बढ़ाते हैं आगे। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी आज से हंगरी के 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट पहुंचने का उनका जो कार्यक्रम था उसके अंतर्गत उनका वहां स्वागत किया गया। मीनाक्षी लेखी यात्रा के दौरान हंगेरियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में एक सम्मेलन को संबोधित करेंगी। इसके साथ ही वे ELTE विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी सेंटर का भी दौरा करेंगी और छात्रों के साथ साथ भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत भी होनी है। हंगरी की यात्रा के बाद मीनाक्षी लेखी 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक बुल्गारिया की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय उप सहारा अफ्रीकी और खाड़ी देशों में निर्यात बढ़ाने के लिए कदम उठा रहा है। इसके तहत मंत्रालय नाइजीरिया, इथियोपिया, घाना जैसे उप सहारा अफ्रीकी देशों और खाड़ी देशों में घरेलू उत्पादों के लिए गैर शुल्क बाधाओं और बाजार पहुंच से संबंधित मुद्दों से निपटने की दिशा में काम कर रहा है। एक अधिकारी ने बताया कि उप सहारा अफ्रीकी देशों के भारतीय दूतावास के साथ बैठकें की गई हैं, जिनके साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार अच्छा है। वित्त वर्ष 2022-23 में उस क्षेत्र में भारत का प्रमुख व्यापार भागीदार दक्षिण अफ्रीका रहा, जिसके साथ कुल व्यापार 18 अरब अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा का हुआ, जिसमें से निर्यात 8.5 अरब अमेरिकी डॉलर का था। नाइजीरिया के साथ कुल व्यापार 11.85 अरब अमेरिकी डॉलर का था। इसमें से निर्यात 5.15 अरब अमेरिकी डॉलर का रहा। टोगो के साथ कुल व्यापार 6.6 अरब अमेरिकी डॉलर था, जिसमें निर्यात 6 अरब अमेरिकी डॉलर का रहा। और तंजानिया के साथ कुल व्यापार 6.5 अरब अमेरिकी डॉलर था, जिसमें निर्यात 3.93 अरब अमेरिकी डॉलर का था। वित्त वर्ष 2022-23 में सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय व्यापार 52.76
अरब अमेरिकी डॉलर, यूएई के साथ 84.8 अरब अमेरिकी डॉलर, कतर के साथ 18.77 अरब अमेरिकी डॉलर, कुवैत के साथ 13.8 अरब अमेरिकी डॉलर और ओमान के साथ 12.4 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। मंत्रालय ने निर्यातकों से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए खाद्य, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग जैसे संभावित प्रमुख क्षेत्रों और प्रमुख बाजारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। इस साल अक्टूबर में भारत का वस्तु निर्यात 6.21% बढ़कर 33% से ज़्यादा अरब अमेरिकी डॉलर हुआ, जबकि इस महीने में व्यापार घाटा 31.46 अरब अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचा। बात इफ्फी की। गोवा में चल रहे 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आज समापन होगा। आज फ्रांसीसी फिल्म एंडलेस समर सिंड्रोम का एशियाई प्रीमियर होगा। इसके साथ ही गोल्डन पीकॉक पुरस्कार की भी घोषणा होनी है। अमेरिकी अभिनेता और फिल्म निर्माता माइकल डगलस को समापन समारोह में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इजरायली सेना की ओर से जारी किए गए वीडियो में इजरायल और मिस्र के बीच सीमा पर मानवीय सहायता वाले ट्रक दिख रहे हैं। गाजा में 4 दिनों के संघर्ष विराम को और 2 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। संघर्ष विराम समझौते ने सहायता ट्रकों को गाजा में प्रवेश करने की अनुमति दी। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी की ओर से सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा गया कि गाजा पट्टी में इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम को 2 दिनों के लिए बढ़ाया जाएगा, जिससे और बंधकों और कैदियों की रिहाई हो पाएगी। कतर इजरायल और हमास के बीच बातचीत में मध्यस्थता कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने इसकी सराहना की है। सूत्रों के अनुसार ये घोषणा अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की ओर से सोमवार को कतर के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद आई, जिससे 4 दिवसीय संघर्ष विराम को सुलझाने में मदद मिली थी। मूल समझौते की शर्तों के तहत हमास को लड़ाई में प्रत्येक अतिरिक्त दिन के संघर्ष विराम के लिए 10 बंधकों को रिहा करना होगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पार्थेनन की मूर्तियों के विवाद के बीच ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यूरियाकोस मित्सोटाकिस के साथ बैठक रद्द कर दी। आज लंदन में ये बैठक होनी थी। ग्रीस ने कई बार ब्रिटिश संग्रहालय से 2500 साल पुरानी मूर्तियों को स्थायी रूप से वापस करने के लिए कहा, जिन्हें ब्रिटिश राजनयिक लॉर्ड एल्गिन ने 19वीं शताब्दी के शुरुआत में पार्थेनन मंदिर से हटाया था। लॉर्ड एल्गिन उस वक्त ऑटोमन साम्राज्य में राजदूत थे। अब ग्रीस के प्रधानमंत्री का कहना है कि सुनक के आयोजित बैठक में मूर्तियों से संबंधित मुद्दों पर भी बातचीत की उम्मीद थी, पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कुछ घंटे पहले ही नियोजित बैठक को रद्द कर दिया। अब खबरें खेल जगत से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज गुवाहाटी में खेला जाएगा। पहले 2 मुकाबले अपने नाम कर चुकी टीम इंडिया की कोशिश आज तीसरा मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाने की होगी। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के लिए सीरीज में बने रहने के लिए इस मैच को हर हाल में जीतना होगा। और तलब है कि भारत ने सीरीज के पहले मैच में 209 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 2 विकेट से जीत हासिल की थी और दूसरा मैच 44 रन के अंतर से अपने नाम करने में सफल रहे। गुजरात टाइटंस ने आईपीएल के अगले सत्र के लिए शुभमन गिल को अपना नया कप्तान नियुक्त किया। हार्दिक पांड्या के मुंबई इंडियंस में चले जाने के बाद शुभमन गिल इस कप्तानी की रेस में सबसे आगे चल रहे थे। शुभमन गिल आईपीएल 2023 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। उन्होंने ऑरेंज कैप भी जीता था। हरियाणा और पंजाब ने हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल मुकाबले में हरियाणा ने तमिलनाडु को हराकर फाइनल में प्रवेश किया, तो वहीं प्रतियोगिता के दूसरे सेमीफाइनल में पंजाब की टीम ने कर्नाटक को 5-1 के अंतर से हराकर फाइनल का टिकट कटाया। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला आज खेला जाएगा। अमेरिका कप की शुरुआत 30 नवंबर को होनी है। इससे पहले प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली टीमों के बीच एक अभ्यास रेस का आयोजन किया गया, जिसमें अलंगी रेड बुल रेसिंग टीम को हार का सामना करना पड़ा। 1851 में शुरू हुआ अमेरिका कप अंतर्राष्ट्रीय खेलों में सबसे पुरानी प्रतियोगिताओं में से एक है। प्रतियोगिता के 37वें सत्र की शुरुआत गुरुवार को लाल सागर में होगी। और फिलहाल न्यूज़ 18 में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। मतलब माहौल बना दिया था पूरा उन्होंने।
खान मंत्रालय 29 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी के भारत मंडपम में महत्वपूर्ण खनिजों की वैश्विक कार्यवाही को चलाने में सरकार और उद्योग की भूमिका पर एक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण खनिजों पर G20 चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों के राजदूतों और मिशन प्रमुखों के साथ साथ भारत में व्यवसायों के प्रतिनिधि और अन्य हितधारक शामिल होंगे। कार्यक्रम में महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। टाटा मोटर्स ने अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। कंपनी अपने पैसेंजर और इलेक्ट्रिक व्हीकल के दाम अगले साल जनवरी में बढ़ाने पर विचार कर रही है। हालांकि कंपनी ने यह नहीं बताया कि गाड़ियों के दाम में कितनी वृद्धि की जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले ऑडी इंडिया और मारुति सुजुकी इंडिया ने भी अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। पेटीएम ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को लेकर एक नया दांव खेला है। पेटीएम ऐप के होम पेज पर QR कोड स्कैनर के ठीक बगल में ONDC का विकल्प लॉन्च किया गया है, जिस पर क्लिक कर यूजर शॉपिंग कर सकते हैं। फिलहाल ये फीचर ट्रायल के तौर पर है। पेटीएम का ये कदम बताता है कि कंपनी एक बार फिर ई-कॉमर्स सेक्टर में पैठ बनाने की कोशिश में है। एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने GPT-4 तकनीक द्वारा संचालित एक AI चैटबॉट 6E Sky लॉन्च किया है, जिसका मकसद 10 अलग अलग भाषाओं में यात्रियों के सवालों का जवाब देना है और संपूर्ण नेटवर्क पर देश भर में टिकट बुकिंग के लिए अपनी तरह का पहला प्लेटफॉर्म पेश करना है। एयरलाइन के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट के निकट सहयोग से इंडिगो की डिजिटल टीम द्वारा पूरी तरह से इन हाउस विकसित AI चैटबॉट एयरलाइन के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। एप्पल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर आईफोन बनाने वाली कंपनी होन हाई प्रेसिजन इंडस्ट्री भारत में अपना और विस्तार करना चाहती है। इसके लिए कंपनी ने करीब 13,300 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश का प्लान बनाया है। होन हाई प्रेसिजन इंडस्ट्री को ही फॉक्सकॉन के नाम से जाना जाता है। फॉक्सकॉन ने ताइवान स्टॉक एक्सचेंज को भेजे एक डॉक्यूमेंट में इस अतिरिक्त निवेश की जानकारी दी है। कंपनी ने बताया कि ये निवेश कारोबारी जागरूकता के लिए है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने GDR हेरफेर मामले में अरुण पंचारिया को डिमांड नोटिस जारी करते हुए 26.25 करोड़ का जुर्माना लगाया है। इसके पहले पंचारिया जुलाई में सेबी द्वारा उन पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहे थे। इसके बाद अब उन्हें डिमांड नोटिस जारी किया गया है। सेबी ने अपने नोटिस में पंचारिया को 15 दिनों के भीतर ब्याज और वसूली लागत सहित जुर्माने का भुगतान करने का निर्देश दिया है। ऐसा करने में विफल रहने पर पंचारिया को गिरफ्तार करने और संपत्ति के साथ बैंक खातों को भी जब्त करने की चेतावनी दी गई है। नए दिन की करें शुरुआत, भारतीय ज्ञान परंपरा संस्कृत।